हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में आर्टिकल 32 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि रिट्स खत्म करेंगे। ओके, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और रिट्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम के लिए। यूजीसी नेट में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके जो 5 रिट हैं उन सब में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो और साथ ही साथ आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, इसके लिए जो है हम लोगों ने इसको तैयार किया है। तो सबसे पहले तो आप इस चार्ट को याद रख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है आगे बढ़िए। ठीक है, तो रिट्स जो है मेनली देखिए आर्टिकल 32 क्या होता है। आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, आपने ये वर्ड सुना होगा कि हमें गारंटी मिली हुई है। ठीक है, गारंटी किस चीज की मिली हुई है कि जब भी हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट होगा तो हम जो है अपने गारंटर के पास जा सकते हैं, यानी उसके अपने प्रोटेक्टर के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक स्टेटमेंट होगा कि हु इज द कस्टोडियन, हु इज द गारंटर और हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन क्या है आपके, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, नन ऑफ द अबव है या ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे क्या आंसर बनेगा, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरीके से जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को एक्सरसाइज करती है। ठीक है, और इसको जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और ये किसने बोला था, ये बोला था भीमराव अंबेडकर जी ने, क्योंकि इसके बिना जो है फंडामेंटल राइट्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अभी देखते हैं रिट्स कितने टाइप के होते हैं। रिट्स जो होते हैं मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो जो पहला है वो है आपका हेबियस कॉर्पस। ओके, इसको बहुत सारे लोग बहुत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि इसको हबीस कॉर्पस भी बोलते हैं, लेकिन जो है ये लैटिन वर्ड है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, कुछ भी प्रोनाउंस कीजिए लेकिन जो इसका एसेंस है वो क्या होना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। तो ये लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है, हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, हैव द बॉडी ऑफ का मतलब ये है कि अगर किसी भी पर्सन को किसी ने इलीगली डिटेन कर लिया है। इलीगली डिटेन करने का क्या मतलब है, सपोज आर्टिकल 21 मैंने आपको बताया था, तो उसमें क्या है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, और उसको कब तक नहीं छीना जा सकता है, जबकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ना हो, और जब तक कि वो लॉ क्या हो, फेयर ना हो, जस्टिफाइबल ना हो, रीजनेबल ना हो। ठीक है, तो उसमें क्या फॉलो करना है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब सपोज क्या हुआ कि आप रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, एक पुलिस वाले के साथ आप टकरा गए, पुलिस वाले को खुन्नस आ गई और उसने क्या कर लिया, आप अपने घर में गए और उसने आपको उठवा लिया, अपने खुन्नस में उठवाया है। मतलब यहाँ पर क्या फॉलो नहीं हुआ है, यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये फॉलो नहीं हुआ है। ठीक है, तो जहां पर भी ये फॉलो नहीं हुआ है वहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये डिटेंशन इलीगल हो जाएगा। ठीक है, अब है आर्टिकल 22, एक ये भी है। आर्टिकल 22 आपका क्या बोलता है, डिटेंशन। ये कुछ पावर देता है अगर किसी को डिटेन किया गया है। तो इसमें जो है दूसरा वाला है, उसमें बोलता है कि 3 महीने से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते हैं जब तक कि जो है उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस ना किया जाए, जबकि जो एडवाइजरी बॉडी जो है उसके फर्दर डिटेंशन के लिए ना कुछ करे। तो एक केस आया था, उसमें क्या हुआ था, एक आदमी को 14 साल के लिए डिटेन किया गया। आप मान सकते हो 14 साल के लिए डिटेन किया गया और उसको जो है उसके लिए कोई भी रेमेडी नहीं दी गई, वो 14 साल तक जेल में था, उसकी गलती कुछ भी नहीं थी। तो ऐसे में क्या किया गया, ऐसे में जो है हेबियस कॉर्पस का सहारा लिया जाता है, और ये जो होती है आपकी सबसे पावरफुल रिट होती है और सबसे ज्यादा यूज में आने वाली रिट होती है। तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट करता है कि आप उस पर्सन को हमारे सामने ले आइए, उसको हम देखेंगे कि उसका डिटेंशन क्या है, लीगल है या इलीगल है, और तब जाके ही कुछ होगा। तो इस केस में क्या किया गया, उस पर्सन को तुरंत जो है जेल से रिलीज किया गया। तो ये हो गया आपका हैव द बॉडी ऑफ। अब ये किसके किसके अगेंस्ट है, स्टेट के भी अगेंस्ट है। तो स्टेट के जो है 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, अगर आपको याद हो तो स्टेट के 3 कंपोनेंट होते हैं। वैसे आर्टिकल 12 की डेफिनेशन आपको याद होगी,
जिसमें स्टेट का हम लोगों ने डेफिनेशन दिया था, लेकिन एक बहुत ही लूसिड वे में समझिए। एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव, एक होता है आपका लेजिस्लेचर, और तीसरा क्या होता है आपका जुडिशरी। यानी ये 3 कंपोनेंट हुए। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब ये तीनों होंगे, ठीक है। यानी अगर इन तीनों में से किसी ने भी इलीगली डिटेन किया है पर्सन को, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम की है, तो वो जो है हेबियस कॉर्पस का यूज किया जा सकता है। अब ये नॉन स्टेट के लिए भी अवेलेबल है। नॉन स्टेट का क्या मतलब है? सपोज किडनैपिंग का केस आपको पता है, कोई बच्चा जा रहा है, कोई लड़की जा रही है, या फिर कोई भी इंसान जा रहा है, उसको क्या कर लिया, कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, ठीक है। अब वो किडनैप कर लिया तो जो है यहाँ पर उसको बहुत लोग गए, पुलिस के पास गए, किसी ने जो है उसकी फाइंडिंग नहीं की, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं आप, हेबियस कॉर्पस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा एग्जाम्पल ये है बंधुआ मजदूरी। एक तरीके से देख लीजिए कि आपने किसी लेबर को क्या कर लिया, अपने घर में रख लिया है, जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हैं, उसको घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे उसने लोन लिया था। तो ऐसे में वो क्या होता है, वो भी आपका फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात होती है। और इसके लिए कौन सा यूज होता है, वो होता है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। और ये कौन यूज कर सकता है, जैसे कोई भी फैमिली हो, ठीक है ना, जिसको डिटेन किया गया है, उसका रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, तो ये जो है कोर्ट के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इलीगली डिटेन किया। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी हम जो है अगले उस पर मूव करते हैं। थोड़ी सी जगह चाहिए ना। फिर है आपका मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस भी आपका एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। और मैंडेमस का क्या मतलब होता है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड, सपोज जो है एक पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है। एक बहुत ही सीधा एग्जांपल लेते हैं, पुलिस। आपका जो है कुछ सामान चोरी हो गया, ठीक है, आप क्या करोगे, आप पुलिस के पास जाओगे। पुलिस क्या बोलती है कि हम एफआईआर नहीं रजिस्टर कराएंगे, वो आपको भगा देती है, ठीक है। या फिर क्या बोलती है कि एफआईआर मत रजिस्टर करो, हम ऐसे ही जो है आगे का केस करेंगे। तो ऐसे में जो है ये आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे मैंडेमस का, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उस पब्लिक ऑफिशियल को क्या करेगी, वो आदेश देगी कि आप जो है अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, एफआईआर करना जो है ये आपकी ड्यूटी है, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर सपोज कोई आईएएस ऑफिसर है, आप उसके पास कंप्लेन लेकर गए, ठीक है, उसका कोई एरिया है, उसको काम करना है, वो नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर जो है अगर आपको दिल्ली जल बोर्ड का पता होगा, या फिर गंगा स्वच्छता अभियान जो है, तो गंगा स्वच्छता अभियान के लिए एक बोर्ड बना, बहुत सारे फंड एलोकेट हुए, ठीक है, लेकिन गंगा जो है वैसी की वैसी रही, कोई सफाई पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, केवल वो बोर्ड बना के छोड़ दिया है। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, मैंडेमस का सहारा ले सकते हैं। और इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी या हाई कोर्ट आदेश देगा कि आप जो है उस ड्यूटी को परफॉर्म करिए। और ये किसके अवेलेबल अगेंस्ट होता है, ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल होता है, ये स्टेट यानी आपके ये तीनों कॉम्पोनेंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी हम मूव करते हैं सर्शियरी पे, ठीक है। इन सब के कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। अब मान लीजिए कोई भी ड्यूटी है, मैंडेमस का एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई भी ड्यूटी जो है मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, वो डिस्क्रिशनरी है, भाई उसका मन करेगा तो वो करेगा, ठीक है, उसका मन नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर मैंडेमस के लिए आप नहीं जा सकते हो, जस्ट बिकॉज उसकी जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी है, ठीक है। और अगर प्राइवेट इंडिविजुअल हुआ, ठीक है, तो इसके भी अगेंस्ट आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर है आपका सर्शियरी। इसको आप कैसे याद कीजिए, इसको आप याद कीजिए सर्टियोरारी, ओके। जब आप इसे याद करेंगे तो आपको पता चलेगा टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। टू बी सर्टिफाइड का क्या मतलब है, ये किसको किया जाता है, लोअर जुडिशरी को किया जाता है। लोअर जुडिशरी में आपकी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज आती हैं, मतलब ये लोग भी आते हैं क्वाजी जुडिशियल बॉडीज में, या फिर आपका ट्राइब्यूनल्स हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो ये जो हुआ आपका, ये मेनली क्या होता है, लोअर जुडिशरी के लिए होता है। और ये जब ऑर्डर पास हो जाता है,
ठीक है, तब इशू किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सपोज क्या होता है, कोई भी लोअर जुडिशरी है, 3 चीजों को ध्यान में रखना है। वो क्या करी, एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन करी है, मतलब उसकी ज्यूरिसडिक्शनरी पावर में है ही नहीं कि वो जो है किसी उस पे जजमेंट दो, ठीक है। फिर है कि वो ज्यूरिसडिक्शन, वो कोई जजमेंट दे ही नहीं रही है, यानी वायलेशन, या फिर वो काम नहीं कर रही है, जो भी है। और तीसरा क्या है, इट इज नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये नहीं फॉलो कर रही है। ये 3 चीजें आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये तीनों चीजों के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके हायर जुडिशरी होती है वो लोअर जुडिशरी के किसी भी ऑर्डर को क्या कर देती है, क्वैश कर देती है, और उसको क्या बोलती है कि आपका ये ऑर्डर मान्य नहीं है, क्योंकि आपने इन तीनों में से कोई भी एक, ये तीनों प्रिंसिपल क्या किए हैं, नहीं फॉलो किए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये आफ्टर द ऑर्डर इशू होता है, ठीक है। ये जो चीजें हैं आपको लोग बताएंगे नहीं, लेकिन इसी चीजों से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये आफ्टर द ऑर्डर होता है, ठीक है। ये क्यूरेटिव होता है, ये क्यूरेटिव भी होता है और प्रिकॉशनरी भी होता है, सॉरी, ये क्यूरेटिव होता है मेनली, ठीक है। अब आता है आपका प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन में भी यही चीज है, 3 चीजें हैं कि अगर कोई भी लोअर जुडिशरी है, एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कर रही है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं दे रही है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो कर रही है। लेकिन आपका सर्शियोररी क्या था, वो आफ्टर द ऑर्डर था, ये क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब है, अभी प्रोसीडिंग्स चली रही हैं, तभी ऊपर से ऑर्डर आता है कि बस कीजिए, आप जो है इस जजमेंट को पास ही नहीं कर सकते हैं, इस पे कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। वो प्रोसीडिंग्स को ही रोक दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये इसका मेन डिफरेंस है। तो ये है आपका प्रोहिबिशन। अब क्या आता है, ये भी किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट अवेलेबल है, लेकिन ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, फिर चाहे ये सर्शियोररी हो ये हो, तो ये अवेलेबल नहीं है आपके मेनली प्रोहिबिशन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स, या फिर गवर्नर्स, या फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये इन लोगों के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब आता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का क्या मतलब है, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। आप किस अथॉरिटी से जो है कोई भी चीज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई सब इंस्पेक्टर है, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर है, तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन मैंडेटेड है, ठीक है ना कोई क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन उसके पास सपोज क्वालिफिकेशन थी ही नहीं, अब उसने 10 साल 15 साल तक ड्यूटी कर ली है। ऐसे में किसी को पता चलता है कि वो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन पास ही नहीं करता है, तो वो किस अथॉरिटी से जो है अपने ऑर्डर्स को वो कर रहा है, या किस अथॉरिटी से अपने ऑफिस को कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे में कौन सा आप यूज कर सकते हो, क्यू वारंटो। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि फैमिली मेंबर या रिलेटिव से जाए, इसमें कोई भी जा सकता है जिसको भी ये लगता है कि इनकी अथॉरिटी नहीं है। एक एग्जांपल देती हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज जो है अभी जो है हमारा रिसेंट क्राइटेरिया क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो मास्टर्स क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट नेट जेआरएफ होना चाहिए आपका एटलीस्ट। सपोज आपने मास्टर्स क्लियर कर लिया, नेट जेआरएफ क्लियर ही नहीं किया, आप बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अब जो है आप अपना पावर यूज कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है, बाद में आप वीसी भी बन जाओगे। तो ऐसे में जब आपके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं थी, तो आप उस ड्यूटी को कैसे परफॉर्म कर रहे थे। तो ऐसे में यूज होगा क्यू वारंटो। इसमें जो है आपको सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी, हाई कोर्ट बुलाएगी और बोलेगी कि आप अपनी अथॉरिटी को प्रूव कीजिए कि ये अथॉरिटी आपकी है या फिर ये पोजीशन आपकी है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये मेनली किसके लिए यूज होता है, पब्लिक ऑफिसेस के लिए यूज होता है, ठीक है, यानी कोई भी पब्लिक ऑफिस हो उसके लिए यूज होता है। तो आई होप जो है रिट्स आपको अच्छे से क्लियर हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जैसा हमने आपको बताया कि हु इज द कस्टोडियन, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन, लेकिन क्या इसके पास एक्सक्लूसिव जो है राइट है। अगर आपसे कोई बोले कि स्टेटमेंट बोले कि सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव राइट फॉर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा,
वो एक स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। इसके पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, इसका क्या मतलब है, हाई कोर्ट के पास क्या है, राइट है कि ये भी क्या कर सकता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू रिट्स को इशू कर सकता है। ओके, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, और दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, देखिए ये है आपका आर्टिकल 32 में डील करता है, ओके, और ये है आपका आर्टिकल 226 में डील करता है। ओके, अब देखिए आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, केवल तभी, ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो है कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट पे मूव कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट में इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वाइडर है, वाइडर इंटरप्रिटेशन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर केवल फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तभी नहीं, अगर किसी लीगल राइट या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हो रहा है, तब भी क्या कर सकता है, जो पर्सन है वो हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट जो है बाकी सारे राइट्स पे भी रिट्स इश्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये जो होता है ये मेन डिफरेंस होता है। तो किसका ज्यादा वाइडर इंटरप्रिटेशन है, हाई कोर्ट का है, और ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 226 में आता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट इज ऑल इन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक बताइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।